नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संकवान। केंद्र सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है और चर्चाएं हैं कि सरकार कुछ महत्वपूर्ण और बेहद अहम प्रस्ताव ला सकती है। सबसे अधिक चर्चाएं हैं एक देश एक चुनाव को लेकर, और ये चर्चाएं इसलिए भी क्योंकि केंद्र ने एक देश एक चुनाव की संभावनाओं को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी गठित कर दी गई है जो कि संभावनाओं को लेकर विचार और चर्चा करेगी। ऐसे में हम इसे लेकर बात करने वाले हैं कि इस कदम के आखिर क्या मायने हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या वाकई देश को इस वक्त इस बदलाव की जरूरत है। चर्चा होगी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल 18 सितंबर को बुलाए गए विशेष सत्र को लेकर खबरें ये आ रही हैं कि सत्र में एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अभी से हलचल तेज हो गई है। कमेटी का गठन किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, तो वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की ओर से भी कमेटी गठन के फैसले का स्वागत किया गया। तो वहीं कहा गया कि एक देश एक चुनाव बहुत फायदेमंद होगा। वर्षों पुराना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, मुझे लगता है कि बहुत सार्थक ये बात उन्होंने कही कि वन नेशन वन इलेक्शन, और इस वन नेशन वन इलेक्शन की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमारे देश के चुनाव आयोग ने भी सुझाव दिए, इसके लिए देश के लॉ कमीशन ने भी सुझाव दिए, और अब मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्वागत योग्य कदम उठाया है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, और वो कमेटी इस सब विषय को विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसके जितने भी लाभ हैं वो सब सामने आएंगे। मैं मानता हूं कि बार बार इलेक्शन जब अलग अलग समय पर होते हैं तो इससे देश के एक्सचेकर पर भी बोझ पड़ता है, चुनाव मशीनरी को भी बार बार चुनाव कराने पड़ते हैं, आम आदमी भी इससे परेशान होता है। तो इसलिए देश के अंदर एक समय में सब चुनाव हों तो इसका लाभ बहुत से तरीकों से होगा। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से कहा गया है कि जेजेपी एक देश एक चुनाव की पक्षधर है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? अच्छी बात है, शुरुआत हुई है, हम तो इसके पक्षधर है और आगे भी मैं चाहता हूँ इस पे अच्छी तरीके से डिबेट डिस्कशन होकर निष्कर्ष। सर, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? अच्छी बात है, शुरुआत हुई है, हम तो इसके पक्षधर है और आगे भी मैं चाहता हूँ इस पे अच्छी तरीके से डिबेट डिस्कशन होकर निष्कर्ष। उधर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से भी इन खबरों और चर्चाओं को लेकर प्रतिक्रिया दी गई है। ये तो देखो, हमारे को पता नहीं है क्या एजेंडा, अभी तो एजेंडा आया नहीं जी। एजेंडा आने पर ही रखेंगे, लेकिन जिस हिसाब से ये सेशन रखा है, अभी तो सेशन खत्म हुआ है, सेशन रखा है, इसके क्या कारण है इनका एजेंडा आने में। जाहिर है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इससे पहले भी चर्चाएं होती रही है और 1967 तक की आम बात रही है, और अब विशेष सत्र को लेकर भी खबरें हैं कि केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव ला सकती है। केंद्र ने कमेटी भी गठित कर दी है। हालांकि कांग्रेस टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल खड़े कर रही है, लिहाजा एक देश एक चुनाव के बजट और विकास कार्यों की रफ्तार से जुड़े फायदे बताए जा रहे हैं, तो वहीं कई तरह की चुनौतियां भी देखी जा रही हैं। ऐसे में देखना यह है कि अगर ये प्रस्ताव लाया जाता है तो सभी दलों का क्या रुख रहता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चर्चा इसलिए है क्योंकि कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी का गठन किया गया कि कमेटी संभावनाओं पर विचार करेगी, उसके बाद चर्चा होगी। प्रस्ताव अगर तैयार किया जाता है तो जो कि बातें हैं, खबरें हैं, अटकलें हैं कि इसे सत्र में पेश किया जा सकता है। आइए चर्चा कर लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता यशपाल बत्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता जोगिंद्र मोर जी, विवेक चौधरी प्रवक्ता जेजेपी, इनेलो प्रवक्ता रजवन डहीनवाल जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। शुरुआत बीजेपी से होगी। बत्रा साहब, क्या वाकई देश को जरूरत है एक देश एक चुनाव की? देखिए, इसकी तो बिल्कुल जरूरत है और ये हम सबको इसका समर्थन भी करना चाहिए। और देखिए, अभी तो एक उनकी कमेटी बनी है अपने पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता के अंदर।
अभी वो रिपोर्ट देंगे 18 से 22 तारीख तक का जो सेशन है। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या बिल लाए जाएंगे, और हम सबके लिए तो ये एक बहुत अच्छा विषय है। और एक इसके ऊपर तो प्रॉपर पूरे देश के अंदर डिबेट होनी चाहिए कि क्यों ना हम सब मिलके जो देश हित के अंदर काम हो, कार्य हो, कोई भी पार्टी हो, क्यों ना हम वो करें जो देश हित के अंदर हो। देखिए इसके अंदर कितने बेनिफिट्स हैं। आने वाले अभी अक्टूबर नवंबर के अंदर 5 स्टेटों के इलेक्शन है, फिर उसके बाद अप्रैल मई में भी 5 के हैं, फिर अक्टूबर नवंबर 2024 में भी 3 के हैं, और 2025 जनवरी में दिल्ली के हैं। टोटल 13 स्टेट बनती हैं। अगर 13 स्टेट का हम लोग अगर खर्चा देखें और मशीनरी कितनी व्यस्त रहती है, इन 13 स्टेटों का टोटल खर्चा देखें, लगभग सारे इलेक्शनों का मिला के 1,10,000 करोड़ रुपए बनता है, लगभग इसका बनता है। और एक साथ इलेक्शन होते हैं तो कम से कम 50% खर्चा कम होगा। और मशीनरी जो बार बार इलेक्शन के अंदर वो मशीनरी लगाई जाती है, वो अपने कामों में लगेंगे। और बार बार आचार संहिता लगती है हर स्टेट के अंदर, और बार बार हर समय हमारा देश इलेक्शन देखता है। हर 6 महीने में, हर 5 महीने में हम देखते हैं कोई किसी स्टेट का इलेक्शन आ गया, कभी किसी स्टेट का इलेक्शन आ गया। हम तो ये चाहते हैं कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर इन 13 स्टेट को एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है और पूरे देश का भी सपना है कि एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। जोगेंद्र मोर जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इसे लेकर? देखिए ज्योति जी, हमने स्पष्ट तौर पर आज बड़े नेता, प्रतिपक्ष और बड़े नेताओं को आपने सुना होगा। पहले इसका प्रारूप आने दें। इसका जब प्रारूप आ जाएगा, जब पार्टी अपनी लेन तय करेगी कि हमें किस विषय पर किस प्रकार से बात करनी है। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात पे आते हैं। देखिए ये बहुत ही पेचीदा विषय है। 1952 में जो है पहले जो जनरल इलेक्शन होते हैं, और 1967 तक ये स्थिति चलती रहती है। ये स्थिति में बदलाव कैसे आया? विधानसभाएं भंग होने लगी राज्यों की, किन्हीं कारणों से लेकर। अब आप जो यशपाल जी को मैं सुन रहा था, ये एक तरह के तरफ हो सकते हैं, खर्चे घटाने के तरफ हो सकते हैं। 1,10,000 करोड़ रुपए का ये मतलब वो बता रहे हैं कि बजट इसमें है। अब आप देखिए कि पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो बूथों की संख्या लगभग 10 लाख के करीब है। ठीक है, तो अब आप इस स्थिति के अंदर, ऐसी स्थिति में देखेंगे तो ईवीएम है। तो जब एक साथ चुनाव कराए जाएंगे तो क्या ये जितनी ईवीएम अब हैं उतनी ईवीएम से काम चलेगा, या अलग से ईवीएम जो है वो लानी पड़ेगी? एक विषय। ईवीएम को रिजर्व रखना पड़ता है कि जरूरत में आए तो ईवीएम जो है वो रिजर्व रखनी पड़ेगी। उनके लिए वेयर हाउस बनाने पड़ेंगे। खर्चा घटेगा नहीं, खर्चा बढ़ेगा। एक बूथ पे अलग अलग रखे। अब जैसे अलग अलग चुनाव में एक जगह की ईवीएम दूसरी जगह पे काम आ जाती है, जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव होंगे तो फिर ईवीएम की अपनी एक आयु है। ईवीएम 10 साल काम करती है, 15 साल काम करती है लगभग। तो 3 चुनाव के बाद ईवीएम जो है वो खराब हो जाएगी, बेकार हो जाती है। ईवीएम के साथ पीपीटी मशीन है। तो इस प्रकार से एक बात। दूसरी बात, जो इस प्रकार का विषय है, यह विषय अकेला सेंटर का विषय नहीं है। यह संघीय ढांचे की मर्यादा की बात है। यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूलभूत ढांचे में परिवर्तन की बात है। अब देखिए, जो स्टेट इमरजेंसी है, जो 352 है, जिसके अंदर अगर स्टेट के अंदर किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस होती है तो राज्यपाल की सिफारिश पर जो राष्ट्रपति है वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करता है किसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर। उसकी स्थिति क्या रहने वाली है? राज्यों के संघीय ढांचे में क्या स्थिति रहने वाली है? अभी जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, हाल में कर्नाटक में हुए हैं, हिमाचल में हुए हैं, पंजाब में हुए हैं, इन राज्यों में जो चुनाव है, इनको लेकर क्या किया जाएगा? आगे अगर मान लो जो असेंबली भंग होगी, हंग असेंबली आती है या भंग हो जाएगी, कहीं पे असेंबली होगी, तो उसके बारे में क्या विचार किया जाएगा? कहीं पे हंग असेंबली आ जाती है, कहीं पे कोई मेजोरिटी नहीं बन पाती है किसी प्रकार से, वहां पे क्या हो जाएगा? ये इतना आसान विषय नहीं है जितने आसानी से इस बात को हम कह दें और इस बात को इतने तरीके से सुलझा लेते थे। ये बहुत बड़ा पेचीदा विषय है, ये इतने नहीं है। दूसरी बात, अब देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी पर से इस देश का विश्वास उठ गया है। जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं के साथ ये छेड़खानी कर रहे हैं, इनके लिए विशेष सत्र है। अभी मानसून सत्र गया है और विशेष सत्र बुला लिया। पहली बार देश के सामने ऐसा हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और कारण नहीं बताए जा रहे हैं। देखिए मनसा, देखिए ना कि इस देश को असमंजस में किस बात के लिए डाला जा रहा है। आप बताइए ना, विशेष सत्र किस बात के लिए बुलाया जा रहा है? आप विशेष सत्र आहूत कर रहे हैं ताकि पूरा देश भी समझ सके
देश के पार्लियामेंट के जो सभी सदस्य हैं, विपक्ष है, सभी जान ले कि किन कारणों से विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। 2 से 3 दिन में 2 से 3 में प्रहलाद जोशी बता चुके हैं 2 से 3 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी क्यों बुलाया जा रहा है, ये भी सभी के सामने होगा। और अभी तो देखिए एक देश एक चुनाव को लेकर कोई मसौदा तैयार होगा या फिर नहीं, सत्र तक ये भी अभी क्लियर नहीं है क्योंकि कमेटी का गठन किया गया कि इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। विशेष सत्र किसके लिए? ज्योति जी, वो एक अलग विषय है। विशेष सत्र किस लिए बुलाया गया है, ये भी तो एक विषय है, ये तो चर्चा आ गई है। अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि ये बिल आएगा नहीं आएगा, उसके अंदर ये तो क्लियर नहीं है। ताजी कमेटी बनी है, अगर इस बिल पे थी तो चर्चाएं होती, सालों सालों चर्चाएं होती, पूरा समय था अगर ये बिल भी आना था तो। अमूलचूल परिवर्तन का है, जनता के अंदर निकाय हैं, बार काउंसिल्स हैं, हमारे पास वकीलों के समूह हैं, हमारे पास विधि विश्वविद्यालय हैं, हमारे पास विधि महाविद्यालय हैं, हमारे पास थिंक टैंकर है। आप एक संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन ठीक है, मैं चर्चा को अभी आगे ले जाते हुए जननायक जनता पार्टी को चर्चा में जोड़ेंगे। विधानसभा के जो आर्टिकल है वो अलग है। नहीं, आप इसको ठीक है सर, आप बहुत विस्तार से अपनी बात कह चुके हैं। बहुत गहन डिस्कशन है, बहुत गहन डिस्कशन है ये। ठीक है, अभी तो चर्चा की शुरुआत हुई है, डिस्कशन है। विवेक जी, डीजीपी को क्या फायदे नजर आ रहे हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी और हम इसके पक्षधर हैं। ज्योति जी, आज ही नहीं पहले भी माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने इसका पक्ष किया और कहा है कि हाँ ये सही है। आज अगर हम बात करें संवैधानिक रूप से तो इसके ऊपर बात की जाए तो हम इसके पक्षधर, चाहे देश के ऊपर जो बोझ पड़ता है अलग अलग टाइम पे उसको देखा जाए, चाहे सारी परिस्थिति को देखा जाए। आज मैं अभी सुन रहा था, मोर साहब बड़े विस्तार से बता रहे थे। कई बार हो जाती है, आदत हो जाती है कि विरोध ही कर रहा है, पर मोर साहब ने कुछ एक बातें बहुत सही भी कही, उनको भी मैं नहीं डिनाई करूंगा कि इसमें संवैधानिक जो चीजें हैं उनको देखना पड़ेगा। आज ये भी देखना पड़ेगा जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, जिसके मार्फत आज विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, और अगर मैं बात करूं छोटी से छोटी पंचायत सरपंच बनते हैं, तो उसमें भी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, संविधान के अंदर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। आज बहुत सी चीजें हैं, अभी तो शुरुआत है, इसके ऊपर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। जैसे आगे आगे बातें आएंगी तभी इस पे विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। पर एक चीज जरूर है, इससे अगर बदलाव होगा तो बदलाव में एक चीज का फायदा जरूर होगा, जो पॉलिटिकल गुमराहबाजी चलाई जाती है वो जरूर बंद होगी। अच्छा, और उस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। कैसे? कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। अच्छा, उसके लिए भी जवाबदेही तय होगी पॉलिटिकल पार्टीज की। आज सभी चीजों को देखते हुए अगर हम संवैधानिक तरीके से इसकी बात करें तो बहुत सही है और होना भी चाहिए। बार बार देश को इलेक्शन के बाहर के नीचे नहीं दबाना चाहिए। और जैसे इसके बारे अभी जो कमेटी बनी है, कमेटी के बाद ये भी कोई टाइम बाउंड नहीं है कमेटी के हाँ इसी सेशन में लेके आना है, ये भी किसी को कंफर्म नहीं है अभी। तो जैसे जैसे आगे आगे बातें खुलती जाएंगी उसके बाद ही कुछ बोलना मैं सही समझूंगा। उससे पहले अगर हम बात करें कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, अभी तो देखिए राजनीति तो सारा ही संभावनाओं का खेल है विवेक जी, और अभी तो संभावनाओं की बात हो रही है। उसका एक आधार जो ग्राउंड है वो कमेटी है कि कमेटी का गठन किया गया है। अभी तो इस सत्र में आता है कि नहीं आता है, और अगर आता है तो इसके क्या फायदे हैं, कितना संभव है, बहुत सारे सवाल। वही बात है ज्योति जी, अभी से पर एक चीज, अगर कोई अच्छी शुरुआत हो रही है उसकी पहले ही हम निंदा करने लग जाए, पहले ही विरोध करने लग जाए, तो उसका मैं समझता नहीं कोई अच्छा काम है। हमेशा एक ही बात करनी है, विरोध करना है, विरोध के लिए आप लोगों को भी तो समर्थन नहीं करना है, आप लोग भी तो केवल समर्थन ही कर रहे हैं। नहीं, और विपक्ष में होते हुए आप लोग भी केवल विरोधी करते हैं। ये आज समर्थन नहीं किया, विपक्षी दलों से क्या उम्मीद कर रहे हैं? आज समर्थन नहीं किया। मैं आपको आज से पुरानी भी वीडियोस दिखा सकता हूँ दुष्यंत जी की, जिसमें दुष्यंत जी ने जिक्र किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। क्यों बार बार बोझ के तले दबाया जाता है? आज की बात नहीं है। अगर आप कहते हैं कि आज हमने समर्थन कर दिया, नहीं, विपक्षी विरोधी दल तो विरोध करेंगे। अगर कोई बड़ा परिवर्तन होगा तो विरोध ना भी करें तो उसको लागू किए जाने को लेकर क्या ये पॉसिबल होगा, कितना नुकसान होगा, बहुत सारी शंकाएं आम लोगों के जहन में भी हैं। रजवंत जी, एक क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते, एक रीजनल पार्टी होने के नाते इनेलो कैसे देख रही है इन चर्चाओं और अटकलों को?
कोई भी संविधान में अगर बदलाव होता है तो वो एक तरीके से होता है। आज ये एक नया एक तजुर्बा छोड़ा गया है, जिसको हम ये कहते हैं कि सरकार से जब भी किसी प्रकार की कोई ऐसी बातें चलती है तो वो एक नया एक अपना जिसको कह सकते हैं कि एक नई ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि जिससे सारे जो दल है वो कहीं ना कहीं या देश है उस पर एक मत होने का वो तो प्रयास कराते हैं, लेकिन लोग वो चर्चा का विषय बन जाता है। आज यही है कि अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन देखिए आज टीवी डिबेट चल रही है, मैं और भी चैनल पे देख रहा था, वहां पर भी टीवी डिबेट चल रही है, होनी चाहिए ये, लेकिन कम से कम इसके लिए एक ड्राफ्ट की बात आती है कि लोगों की पहले राय ली जाए और फिर उसके बाद ड्राफ्ट तैयार किया जाए। अब ये चीजें खुद सरकार भी सोचे थे कि कोई भी काम एक देश एक विधान एक संविधान की जैसे बात करते हैं, एक चुनाव की भी बात कर दी इन्होंने, इससे पहले भी चुनाव होते रहे हैं ये, जैसे हमारे साथी ने बताया था 52 में हुआ, 57 में, 1962 में और 67 में एक साथ चुनाव हुए थे। लेकिन अलग अलग दलों की अलग अलग क्षेत्र पार्टियों की बात करें या अलग अलग स्टेट की बात करें, क्योंकि ये बार बार बोला जाता है और हमें भी पता है कि अलग अलग राज्यों से बनकर एक संघ बना हुआ है। भारत को ये कहते हैं कि एक ऐसे राज्यों का गुट बना हुआ है जिसके बाद जो वही इसकी खूबसूरती है। अब हर स्टेट की अलग अलग समस्या है और उन समस्याओं को लेकर वहां पर क्षेत्रीय दल अपनी बातें रखते हैं, लेकिन ये जो एक देश और एक चुनाव होने से कहीं न कहीं उन क्षेत्रीय दलों के साथ एक जो हम ये कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय दलों तक सीमित करना चाहते हैं, क्षेत्रीय दलों को कहीं ना कहीं खत्म करने का एक नया तरीका इन्होंने इजाद कर लिया। या ये कह सकते हैं हम इसको कि इसके लिए ब्लूप्रिंट जो तैयार करना था वो नहीं। अब हम आमतौर पर एक बात क्षेत्रीय दल तो ये आपके जेजेपी भी तो क्षेत्रीय दल है, ये तो कह रहे हैं बहुत फायदे हैं अगर इसे लागू किया जाए। तो बहुत पहले से मान रही उनका कहना है। इनकी तो एक मैं मजबूरी बता देता हूँ, ये तो सरकार के साथ है। सरकार आज अगर ये कहेगी कोई भी गलत काम भी कहेगी तो इनकी हाँ में हाँ रहेगी। अच्छा। इन भाइयों की मजबूरी हम समझते हैं, इनको अलग करके अगर तो वो निश्चित तौर पर बताएंगे। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक जैसे अभी कहीं पर भी चुनाव होते हैं, आम चुनाव भी होते हैं या हम किसी भी स्टेट के चुनाव कर लेते हैं, यूपी की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो आप देखिए एक स्टेट के चुनाव में कई फेज में चुनाव कराते हैं। क्या आपको लगता है कि आज के माहौल में जहाँ पर एक स्टेट में 8-9 चरणों में चुनाव कराते हैं, पश्चिम बंगाल में लास्ट टाइम हुआ था, यूपी में भी हुआ था, तो एक साथ इतने चुनाव पूरे देश में चुनाव कराना, क्या सरकार इसके लिए तैयार है? सबसे पहले सरकार को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। सरकार के पास इतने सुरक्षा कर्मी है क्या जो वो ये कह सके? इससे पहले अगर ऐसा ही कुछ होता तो ये बड़े जो स्टेट है उनमें एक बार एक ही स्टेट में चुनाव करके देख ले, इनको पता लग जाएगा। मतलब कोई भी काम करने से पहले एक बार उसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करना चाहिए। इनका बड़े स्टेट जो भी है या आगामी और भी जो स्टेट है चुनाव है, आगामी प्रस्तावित चुनाव है, एक बार उनमें करके देख ली, एक फेज में चुनाव करा के देख लो, इनको पता लग जाएगा क्या होना है। अभी तो आप ये कह रहे हैं कि फिजिबल ही नहीं है, अभी तो आप कह रहे हैं कि ये टेक्निकली ये संभव ही नहीं है, लेकिन अगर इसे जैसे तैसे या बहुत प्रयासों से अगर इसे संभव कर लिया जाता है, इसे करा लिया जाता है, इसे लागू कर दिया जाता है, उसके बाद क्या राय है आपकी? अगर मान लीजिए सरकार ने तमाम तैयारियां कर ली और इसे संभव भी बनाया, क्योंकि होता तो पहले भी रहा है, आपने खुद भी कहा 1970 तक की हम बात करें, तो उसके बाद आपका क्या उसके बाद इन लोगों को क्या कहना है? एक चीज आती है, सबसे पहले कई बार कोर्ट में एक चीज बोली जाती है, मैं एक वकील हूँ, मैं उसी भाषा में बता देता हूँ। कोर्ट में एक चीज आती है ज्यूरिडिक्शन और लिमिटेशन। कोई चीज ऐसी आ जाती है जब उसके ज्यूरिडिक्शन नहीं बना, उसके लिमिटेशन ही नहीं बनती, तो आगे चर्चा मेरिट पे चर्चा करने का क्या फायदा? तो अभी तो कुछ है ही नहीं, तो मेरिट पे चर्चा करके क्या करेंगे? इनके पास सबसे पहले की अपनी व्यवस्था करें। आगे पश्चिम बंगाल के चुनाव, यहाँ पे एमपी के चुनाव है, राजस्थान के चुनाव है, उत्तराखंड के चुनाव है, वहां पे चुनाव प्रस्तावित है ना, वो सारे स्टेट के चुनाव को एक चरण में करा के दिखा दे, उसके बाद देखेंगे ना कि सरकार कितनी तैयार है। ये चीजें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका कहने मात्र से ये नहीं हो सकता, सरकार को तैयारी करनी पड़ती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। क्या उसके लिए सरकार तैयार है? सरकार के पास कोई भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन केवल एक शगुफा छोड़ के और ये साइड हो जाते हैं, इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जी, ये शगुफा छेड़ दिया आप ही कह रहे हैं। तंवर जी, एक तरफ देखिए मुंबई में इंडिया की यानी विरोधी दलों का, विपक्षी दलों का जो गठबंधन के वो बैठक कर रहा है और चर्चाएं ये तेज हो गई हैं कमेटी के गठन के बाद कि अब तो एक देश एक चुनाव पर विचार हो सकता है, इसकी संभावनाओं पर चर्चा हो सकती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्षी एकता का कोई तोड़ निकाल लिया गया हो? देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से नया शगुफा केंद्र सरकार के द्वारा छोड़ा गया है, निश्चित तौर पे ये
करीब 10 वर्ष की जो विफलता है, मैं वो भी गिनवा दूंगा कहोगे तो आप। उन विफलताओं को छिपाने के लिए ये राष्ट्र की जनता के साथ जुमलेबाजी की जा रही है। इसके अलावा मैं पूछना ये चाहता हूँ कि 1952, 1957, 1962 और 67 में जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने की परंपरा थी, आखिर ये परंपरा क्यों टूटी? इसके अलावा जिस प्रकार से अगर लोकसभा केंद्र सरकार अगर अल्पमत में आ जाए या प्रदेश सरकार अल्पमत में आ जाए, वो अगले दिन भी आ सकती है, वो एक सप्ताह बाद भी आ सकती है, एक महीने बाद भी आ सकती है, एक साल भी बाद आ सकती है। तो क्या फिर इतने 4 साल और 11 महीने वहां पे फिर मतलब चुनाव को रोका जाएगा? ये नहीं हो सकता। राज्यसभा का क्या करेंगे? हालांकि ये जो ड्राफ्ट आएगा, जो ये बात बताएंगे, वो कितनी व्यवहारिक होंगी वो देखना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर अभी का उदाहरण है, पंचायती राज के चुनाव हुए हरियाणा प्रदेश में, अभी रजवंत भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे। उनमें से 2 चरण में चुनाव कराए गए। पहले जिला परिषद के चुनाव कराए गए और उसके बाद 3 दिन बाद पंच और सरपंचों के चुनाव कराए गए। जब आप पंचायती राज के चुनाव एक साथ नहीं करवा सकते तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई व्यवहारिक बात है। और एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम हरियाणा प्रदेश की भी बात कर रहे हैं, जब बिना किसी नीति के, आज तो ऐसी कोई नीति नहीं है, फरीदाबाद, गुड़गांव और मानेसर नगर निगम के चुनाव नहीं करवा रहे हैं, ये तो किस तरह का क्या करेंगे? निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी ने के प्रवक्ता ने कहा कि ये चुनावी जो खर्चा है उसको देखिए, कोई भी सरकार चुनावी खर्चे के नाम पे संघीय ढांचे और संविधान की मूल आत्मा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। और रही अन्यथा बातें, वो जैसे की मूल आत्मा वाली कौन सी बात है? तो पहले भी रहा इसमें, नहीं, तो पहले रहा है लेकिन वो टूट गया, संवैधानिक हो जाएगा। नहीं, वो टूट गया ना। हाँ, वो टूट गया, लेकिन ये तो कभी नहीं हुआ ना कि आगे जाकर भी कभी क्या कहा ज्योति जी, यही कहा कि उन कारणों पे गौर करने का विषय है कि आखिर ये परंपरा 4 आम चुनावों के बाद क्यों टूटी। और निश्चित तौर पे आज के वक्त में ये व्यवहारिक नहीं है और आप सिर्फ खर्चे के नाम पे इस देश के संघीय ढांचे को बर्बाद नहीं कर सकते। केवल खर्च के नाम पर, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है, अलग अलग टाइम पर इलेक्शन होते हैं, विकास कार्य बाधित होते हैं, आचार संहिता लग जाती है। अगर विकास कार्यों को रफ्तार मिलती रहे, इसमें सरकारी मशीनरी की बात करें या खर्च की बात करें, तो फायदा ही है। हालांकि इसमें जो लगता है कि ये चुनौतियां हैं तो उन पर या खामियां हैं, उन पर काम करने की जरूरत हो सकती है। जब 5 साल का कार्यकाल केंद्र सरकार को मिलता है, उसमें अगर 5 साल में से अगर कुछ टाइम के लिए ये लग भी गया और सर प्रदेश में भी 5 साल में ही तो एक बार लगेगा ना, ये व्यवहारिक बातें नहीं है। इनका ये सिर्फ आईवास है। इट हैज नो रोल, नो वैल्यू एट ऑल। नहीं, केवल एक बार की बात नहीं है। ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक के आम चुनाव तक की बात करें, बहुत बार विकास कार्य जब ज्योति जी, जब आप पंचायत के चुनाव भी एक बार में नहीं करवा पा रहे हैं, वो भी अलग अलग चरणों में हो रहे हैं और अलग अलग जिलों के अलग अलग उसमें हो रहे हैं, तो ये आज के दिन उतनी मैन पावर, उतने संसाधन, उतना विषय नहीं है। और खर्चों की बात की जो बात कही जा रही है, जैसा कि हमारे किसी साथी ने कहा था कि वो ज्यादा खर्चा होगा, मोर साहब ने शायद कहा था, उन चीजों को मेंटेन करने के लिए, तो इन बातों की व्यवहारिकता नहीं है। ठीक है यादव साहब, क्या फिजिबल है? अभी निकट भविष्य की बात करें, अभी तो बहुत पहला कदम ही उठाया गया है कि एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन क्या आगामी दिनों में ये संभव हो सकता है, एक देश एक चुनाव? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारा देश जो है राज्यों का संघ है, तो सवाल ये है कि सारे राज्यों की इसमें सहमति होना बहुत जरूरी है। आप खर्चा बचाने का पहलू तो देख के चल रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रक्रिया एक बहुआयामी प्रक्रिया है। उसमें 1 और 2 दल की भागीदारी नहीं, कई दलों की भागीदारी है, निर्दलियों की भागीदारी है, कई तरह की पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल है, तो उन सबकी सहमति होना भी जरूरी है। सवाल ये है कि राजनीतिक उथल पुथल चलती रही है देश में, और कई उदाहरण मौजूद है कि मिड-टर्म पोल कई बार हो गए, कई बार स्टेप पोल हो गए, समय से पहले चुनाव हो गए, कई बार मध्यावधि चुनाव की नौबत आ गई और राज्यों में आ गई और देश में आ गई। तो आप कैसे उसको मेंटेन करेंगे? क्या कहीं किसी स्टेट की सरकार गिर गई तो अगले लोकसभा चुनाव तक उसमें राष्ट्रपति शासन लागू करके रखेंगे? तो लोग क्या कहेंगे? जैसे आपने पंचायतों में प्रशासक का लागू कर दिए थे हरियाणा में, तो बड़ी आलोचना का विषय था कि सरकार ने लोकतंत्र छीन लिया, पंचायतों की स्वतंत्रता स्वायत्तता छीन ली और प्रशासक लागू कर दिए और वहां तो ब्यूरोक्रेसी है।
सवाल ये है कि अगर हम विकास के पहलू को देखें कि जल्दी जल्दी चुनाव होने से आचार संहिता लागू हो जाती है, विकास कार्य नहीं हो पाते। अरे पहले तो हरियाणा का देखिए, आप जो सत्तारूढ़ दल के जो विधायक हैं उनका इंटरव्यू करवा लीजिए कि कौन कौन सी मुख्यमंत्री की घोषणाएं कब हुई थी और अभी तक पूरी नहीं हो पा रही। हाँ, आचार्य संहिता कई बाधा नहीं आई, वहां जो है ब्यूरोक्रेसी की बाधाएं हैं, तो आपको ये भी ठीक करना पड़ेगा। सवाल ये है कि इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सभी राज्यों के राजनीतिक दलों की एक आम सहमति होना का बहुत जरूरत है। और आप खर्च बचा के तो इसकी एक कोई पायलट प्रोजेक्ट लागू करके देख लीजिए कि एक साथ चुनाव किस तरह से एक ही ईवीएम पर किस तरह से विधानसभाओं के और लोकसभाओं के जो कैंडिडेट्स हैं उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, या ईवीएम एक से अधिक रखी जाएगी। अगर रखी जाएंगी तो उनके लिए भी अलग तरह से एक स्टाफ की नियुक्ति करनी पड़ेगी जो चुनाव मतदान की देखरेख करें। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही एक साथ और बहुत बचत इसमें मुझे तो दिखाई नहीं देती है। और इसमें राजनीतिक सहमति, आम सहमति की बहुत जबरदस्त जरूरत है, क्योंकि ये हमारा देश संघों का एक राज्यों का एक संघ है। तो उन सब जो भी भागीदार राज्य है उनकी सहमति होना बहुत जरूरी है। ठीक है बत्रा जी, सभी पैनलिस्ट को आपने सुना, बहुत सारी चुनौतियां और बहुत सारी खामियां इन्हीं नजर आ रही हैं। साथ ही एक सवाल ये भी, एक आरोप ये भी कि मुद्दों से भटकाने के लिए एक शिगुफा बार बार केंद्र सरकार की ओर से लाया जाता है। अब चूंकि इंडिया की बैठक हो रही, एक तरफ देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, तो सारे देश को एक करने के नाम पर कोई ना कोई मुद्दा ऐसे उठा दिया जाता है सरकार की ओर से। देखिए ज्योति, ये तो विपक्ष का काम है। विपक्ष के पास और तो कोई काम बचा नहीं आलोचनाओं के अलावा, और वो आलोचनाएं करना उनका मतलब एक अधिकार है, वो आलोचनाएं करते रहते हैं। लेकिन जिस सरकार का काम करने का अधिकार है वो काम करेंगे। अभी एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि क्या जरूरत पड़ रही है देश के अंदर, हरियाणा के अंदर 2 टाइम में इलेक्शन, पंचायती और जिला परिषद के अलग अलग टाइम में वो वहां नहीं करा पाए। क्या जो देश के अंदर कभी कुछ नहीं हुआ वो कभी भी ना हो, या ऐसे ही चलता रहे देश जैसा देश चलता आ रहा था, या देश के अंदर वो काम करने चाहिए जो कभी भी ना हुए हों। अगर 51 से 67 तक के इलेक्शन हमेशा होते रहे हैं, लेकिन तो उसके बाद भी तो कहीं सरकारी भंग हो गई, कहीं मध्यावधि चुनाव हो गए, उनका क्या मोटिव था? देखिए रास्ते में बाधाएं क्यों आई बत्रा जी? देखिए ज्योति, मैं उन बातों पे आ रहा हूं, सिलसिला वो क्रम क्यों टूटा, आप खुद ही बता दीजिए। और क्या ये दावे से कहा जा सकता है कि अगर ये कर भी दिया गया तो लोगों के जहन में ये शंकाएं हैं कि उसके बाद भी ये क्रम टूट सकता है? कहीं अगर अल्पमत में सरकार आ गई तो क्या इस बात की गारंटी है क्या नहीं होगा ऐसा? देखिए लोगों के, वो चुनाव के 10 दिन बाद भी आ सकती है, 10 महीने बाद भी आ सकती है। क्या वो राज्य इंतजार करेगा 5 साल का? देखिए अभी क्या राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू कर दिया जाएगा? क्या होगा? कमेटी बनी है, पहली नजर में विचार अच्छा है, लेकिन क्या सोच रहे हैं आप लोग, कैसे हो पाएगा? सुनिए ज्योति, मैं बता रहा हूं आपको, अभी ड्राफ्ट अभी तैयार होगा, अभी कमेटी बनी है, अभी आने दो। पहले ही आपने रिजल्ट निकाल लिया सबने बैठ के, ऐसा होने के बाद ऐसा हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। नहीं, आप भी तो फायदे गिनवा रहे ना। एक बार संविधान के दायरे में रह के सबने काम करना है। जब आप फायदे गिनवा सकते हैं, एक देश के अंदर एक समय में इलेक्शन हो। सवाल अभी आप इसी चैनल से बोल रहे थे कि देखिए, हाँ बिल्कुल अपना इनका अधिकार है, अपनी बात रखें और अच्छे सुझाव दें। पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अच्छे सुझावों पे ध्यान दें और देश हित के अंदर काम करें, ना कि आलोचनाओं पे ध्यान दें। आलोचना, हर बात की आलोचना भी नहीं होती, ये भी इनको समझना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो अच्छे काम की तरफ ध्यान दें। अभी एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि भी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमने कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा के भटकाया देश को? क्या राम मंदिर बना के हमने देश को भटकाया? और इतने और बड़े बड़े ऐसे काम जो हुए देश को भटकाने के लिए किए हैं, देश हित के अंदर काम किए हैं, देश के लिए काम किए हैं। अभी आने वाले समय के अंदर जो 13 स्टेटों के इलेक्शन है, या पंचायतों की जैसे बात हो रही है, चाहे नगर निगम की बात हो रही है, अगर वो एक समय में इलेक्शन हो जाए तो इलेक्शन के अंदर जो मशीनरी लगनी है उनके लिए भी बार बार आचार संहिता, फंड्स की बचत और कितने बेनिफिट हैं, कितनी चीजों के फायदे हैं। देश को चला रहे हैं या हम देश के लिए काम कर रहे हैं, देश हित के अंदर काम करना है हमने, ना कि व्यक्तिगत काम करना है, व्यक्तिगत पार्टी के लिए काम करना है। जितने ये प्रवक्ता या और साथी हर आदमी बात तो अपनी रखता है, लेकिन कभी ये नहीं समझता उस बातों के लिए कि देश हित के अंदर क्या है। सिर्फ कमी ढूंढनी है, इसके अंदर कमी कैसे निकाली जाए। नहीं बत्रा जी, ऐसा नहीं कि कमी ढूंढी जा रही है, तो किसी को भी नजर आएगा, ये तो किसी को भी नजर आएगा। जो सवाल उठ रही है ये कोई भी नजर आ रहा है।
लेकिन मैं तो अभी ठीक तो है, आप कह कमेटी देंगे कि ड्राफ्ट होती, बनेगा, तो आप जो ये कमेटी कहें, ये बनी ना है, कहें कि कमियां क्यों कमेटी निकाल रहे हैं। का कमियां नहीं है ड्राफ्ट ये आने बहुत दें, प्रैक्टिकल सी ड्राफ्ट बातें हैं। आने से पहले ये चुनौतियां हैं, ये राहें इतनी आसान नहीं होंगी, ये कहा जा उसके रहा बाद है। निकालनी तो चाहिए। उसमें आप ये कह सकते हैं कि अभी ड्राफ्ट तैयार होगा, अभी मसौदा तैयार नहीं हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत बातें उठाई जा रही हैं, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल सी बातें हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। आसान नहीं थी, राम मंदिर बनाने की भी राह आसान नहीं थी, वो भी बीजेपी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने आसान करके दिखाई। कोई भी राह आसान नहीं है। एक अभी आ रहे हैं, देखिए, आप बताइए, आप एक बार ड्राफ्ट आने दें, उसके बाद आपको संविधान बनने दें, उसके बाद आपका अधिकार है उसमें कमियां ढूंढना, आलोचना करना। उससे पहले आलोचना मैं मानता हूं ठीक नहीं है, क्योंकि ये देश हित के अंदर काम नहीं, आलोचना ही नहीं है, चुनौतियां हैं ये। आप इनको आलोचनाएं क्यों नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे। तंवर जी काफी देर से कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं। एक प्रवक्ता, ठीक है बत्रा जी, आपने बहुत विस्तार से कह ली अपनी बात। अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, आपने सभी प्रवक्ता साथियों का उत्तर दे दिया, अभी आप सुन लीजिए। देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से विषय से हटके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बात करी, सभी की डिबेट भाई साहब बत्रा जी बाद में सुन लेंगे। किसी ने कोई आलोचना नहीं करी है। जो ये परंपरा कैसे टूटी उनके बारे में अपने विचार रखे हैं, किसी की बातचीत में कोई आलोचना नहीं है। हाँ, आपने जरूर अपने मुद्दे इसमें बीच में लाने की कोशिश करी, और जो मैंने प्रथम वक्तव्य में वो बात नहीं कही, अब आपने मुझे मजबूर कर दिया। आपकी विफलता गिनवा देता हूँ। स्वामीनाथन पे C2+50 पे आपकी विफलता, किसानों की आय दुगुनी करने पे आपकी विफलता, 3 कृषि के काले कानून और 750 शहादत, इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून पर आपकी विफलता, 2 करोड़ रोजगार का आपने वायदा किया था, 2 लाख भी नहीं दे पाए, और अग्निवीर के माध्यम से जो 70,000 80,000 रोजगार इस किसान और मजदूर के बच्चे को मिलता था, वो आपने 10-12 हजार पे समेट दिया, और एक बजट में GDP 23.9 पे ले जाने वाले, और सांप्रदायिक असहिष्णुता के क्या हाल है, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा में जो अपूर्णीय क्षति आपने पहुंचाई, सार्वजनिक उपक्रमों की जिस प्रकार से आपने बिक्री करी, पूंजीपतियों को सीधा लाभ दिया, कर्जा माफ किया, और विफल नोटबंदी, और ये विषय हैं जिनके ऊपर आप पर्दा डालना चाहते हैं। विषय तो और है। मैं 1 घंटे लगातार आपकी विफलता गिनवा सकता हूँ, लेकिन मैंने मुख्य विषय बताए हैं जिस प्रकार से आप अपने कामों को महिमा मंडित कर रहे हैं, उनको करने की बजाय धरातल पे जो विषय हैं आप कृपया करके उन पे बात करें। मोर साहब ये कह रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता बत्रा जी ये कह रहे हैं कि क्यों आलोचनाएं कर रहे हैं आप लोग, अभी ड्राफ्ट तैयार होने दीजिए। क्या बुरा ही नजर आता है विपक्ष को, केवल विरोध करना है, कुछ अच्छा नहीं दिखता आप लोगों को? आप देखो, जो नहीं ज्योति जी देखिए, हम ये कुछ के फायदे क्यों गिना रहे हैं? जब कमेटी बनी है, कमेटी ने सिफारिशें करनी चाहिए, तब फायदे किस बात के लिए गिना रहे हैं? देश के सामने चिंताएं हैं। आज एक मुद्दा है, आपका चैनल एक मुद्दे को लेके आया, एक विषय को लेके आया कि कहीं 1 इलेक्शन 1 नेशन के नाम पे, 1 नेशन 1 इलेक्शन के नाम पे कोई बिल लाया जा रहा है, कमेटी बनी जा रही है। इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं या इससे संबंधित जो दल हैं, वो बिना होमवर्क के सिर्फ एक रागर है कि नरेंद्र मोदी जी ला रहे तो देश हित में ही होगा, देश हित में ही होगा। प्रथाएं, संविधान को चैलेंज क्यों नहीं है? प्रथाएं नहीं टूटी है, वो प्रक्रियात्मक रूप से एक रूपांतरण हुआ है, किसी ने प्रथा नहीं तोड़ी है। अब कहीं पे असेंबली बंद करनी पड़ गई, कहीं पे राष्ट्रपति शासन लागू है, कहीं पे कई राज्यों के नाम नहीं लेना चाहता, वहां की अलग अलग स्थितियां हैं, वहां के एनवायरमेंट है, वहां की इकोलॉजी है, वहां का पॉलिटिकल सिस्टम है। अब संविधान के संघीय ढांचे को देख लीजिए ना आप, कि पार्लियामेंट के चुनाव का अलग आर्टिकल है, विधानसभा के चुनाव का अलग आर्टिकल है, राष्ट्रपति की जो मतलब राष्ट्रपति शासन लागू करने की राज्य पर वो है शक्ति है, 352 का आर्टिकल है, उसका आप क्या करेंगे? फिर जब संघीय और उस ढांचे की बात होती है तो राज्यों को रायशुमारी में साथ लेना जरूरी होता है, क्योंकि यह संघीय ढांचे की मर्यादा है। आप संघीय ढांचे की मर्यादा के खिलाफ कार्य करेंगे क्या? आपने कमेटी बनाई है क्या? राज्यों से रायशुमारी ली है क्या? आपको कैसे पता है उसके खिलाफ जाके करेंगे? स्टेट्स होती है, रायशुमारी क्यों नहीं करेंगे? मुख्यमंत्री है, आपको पता है? उनकी बैठ के कोई बात करवाइए क्या? या उस कमेटी को आपने किया क्या? आप बता दीजिए कौन सी मीटिंग बुलाई आपने? आप बताइए, आपको इन सारे विषयों का पता है कि ऐसा ही होगा? बताओ कौन सी मीटिंग? नहीं, आपको पता है इन विषयों का ऐसा ही होगा जैसा आप बोल रहे हैं? मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप मुझे ये नहीं समझ आया,
जैसे ड्राफ्ट आपको पता हो, बन के तैयार हो चुका हो, उस कमेटी के अंदर आप हो, उस कमेटी के अंदर आप रह रहे हो, मुझे तो ऐसा लगता है सब कुछ आपको ही पता है। आप बैठे बैठे सब कुछ बता रहे हैं, ऐसा होना चाहिए था, रैशुमारी नहीं कर रहे, कैसे पता आपको रैशुमारी नहीं करेंगे? देखिए, संविधान के दायरे में रह के सब काम करेंगे। आप भी संविधान के अंदर हो, मैं भी संविधान के अंदर हूं, हर एक इंसान संविधान के अंदर रह के काम करेगा। आप बताओ संघीय ढांचे को क्या देखिए, बता दीजिए। आप बताइए, आपको कैसे पता है इसके बाद रैशुमारी नहीं होगी? जैसे आपको सब कुछ पता, पहले से एडवांस पता लग चुका हो, आप उस विषय पे बात ऐसे कर रहे हैं जैसे सब कुछ बता दिया आपने। देखिए, आप आलोचना करने के अलावा बात नहीं करनी आती। आलोचना राम मंदिर आपने बनाया क्या? बत्रा जी, आप राम मंदिर की दिशा बात बन कर रहे चुकी है। हैं। बत्रा जी, आपने इतने विस्तार से अपनी बात कही थी, अब सुन तो लीजिए। अब कांग्रेस को अपनी बात पूरी करनी दीजिए बत्रा जी, नहीं ये गलत तरीका है। मर्यादाहीन बात करते हैं। आप इनको बात पूरी करने दीजिए सर, ऐसे समय बर्बाद हो रहा है। पता ही नहीं इनको, डिबेट में पता ही नहीं बात कैसे करी जाती है, सब समय बर्बाद कर रहे हैं। राम मंदिर जो बना है ज्योति जी, राम मंदिर कोर्ट के फैसले से बना है, इन्होंने थोड़ा बनाया है। खामखा की बात करते हैं, ऐसे टीवी पे बैठ के बात नहीं करते। नहीं, इनका मुद्दा, इनका देखिए मुद्दा तो ही लेकर चले थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। अच्छा, धारा 370 तो करी हमने, ये भी इनका मुद्दा तो सरकार का क्या योगदान है? राम मंदिर के लिए भी 90 के दशक से लोग लड़ाई लड़ते थे, हालांकि कानून अदालत के रास्ते बना के, इसमें कोई दोराय है नहीं। देखिए, हाँ देखिए, इनको तो बड़ा आसान सा लग रहा था, क्यों नहीं बनवा दिया? अदालत के रास्ते से बनाई राज करने के बाद आपने इतने मुद्दे देश को छोड़ के गए, दिशाहीन देश को करके गए थे आप लोग। चलिए, बोलते रहो आप, ज्योति जी बोलने दो इनको। जोगिंद्र मोर जी, ठीक है, आपकी बात भी पूरी हुई। विवेक जी, अब पिछले, देखिए मैं दूसरी पार्टी के नाते, बत्रा जी सुन लीजिए, अभी सर सुन लीजिए, पिछले ये चुनाव की बात कर रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। लोकसभा में आप लोग कहीं मुकाबले में नहीं थे, हिसार में आप कह सकते हैं वो भी बहुत बड़ा मार्जिन था, लोकसभा की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वहां राष्ट्रीय पार्टी के नाते बीजेपी को फायदा मिला, बीजेपी की वेव थी। लेकिन विधानसभा में आप लोगों को 10 सीटें हासिल होती हैं, तो अगर आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं, तो ये चुनौती हो सकती है आप लोगों के सामने कि जिस पार्टी की पूरे देश में लहर होगी वो हरियाणा को भी प्रभावित करेगी। ज्योति जी, मैंने अभी जो पहले अपने जवाब में बात कही थी वो शायद आपने पूरी तरीके से सुनी, और मेरे मोर साहब जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने ध्यान से नहीं सुनी। मैंने एक ही बात कही थी कि प्रैक्टिकली संवैधानिक तौर पे अभी हम इस मुद्दे के साथ, आगे क्या क्या इसमें आता है, क्या क्या, आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि चुनौतियां, आलोचना नहीं चुनौतियां, कोई भी काम शुरू करते हैं उससे पहले चुनौतियां बहुत आती हैं। अभी ये देखना है, ये कहीं भी कमेटी में ये कहीं भी बात नहीं आई कि जो कमेटी बनी है उसने इसी सेशन में ये मुद्दा रखना है, और टाइम बाउंड कहीं नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो अभी भविष्य के गर्भ में। आज अगर ये कह दें, मैं एक थोड़ा सा डिबेट से हटके बात करूंगा, मैं देहात में एक गाँव लग रहे थे, एक कह रहा है मेरा लड़का HCS बनेगा, दूसरा कह रहा है तेरा लड़का गुंडा बनेगा, तीसरे ने उनसे पूछ लिया कि भाई क्यों लड़ रहे हो, कह रहे मेरे लड़के को ये कह रहा है गुंडा बनेगा, मैं कह रहा हूँ HCS बनेगा। तो तीसरे ने क्या कह रहा है पहले ब्याह तो करा ले। आपने देखिए मिसाल आपने ठीक दी है, लेकिन यहाँ सटीक नहीं बैठती है। मैं तो विवेक जी, आप पिछले इलेक्शन से आके नहीं आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं पिछले, ये क्या ये फैक्ट नहीं है कि देश में जिस पार्टी की लहर होगी उसका असर तो राज्यों के चुनाव पर भी दिखेगा। अगर पिछले लोकसभा, मान लीजिए मिसाल के तौर पर, आप भी एक मिसाल दे रहे हैं, मैं भी एक बात कह रही हूँ, पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते तो क्या आपकी पार्टी उम्मीद कर सकती थी 10 सीटों की? एक चीज कहूँ ज्योति जी, कहिए। जब चुनाव हमने पार्टी बनाई थी उस टाइम तो लोग ये भी कह रहे थे कि आदरणीय दुष्यंत जी भी अपनी सीट नहीं निकाल सकते। कहने की बातें कुछ और है, हवा बात को घुमा रहे हैं। मैं जो बात कह रही हूँ क्या वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है क्या? विवेक जी, आप ये नहीं मान रहे हैं कि मोदी वेव थी उस वक्त, मोदी वेव थी उस वक्त, उसका असर था कि सभी 10 सीटें बीजेपी के अंदर ही। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मोदी वेव थी तो मोदी वेव के अंदर ही 2014 में माननीय दुष्यंत चौटाला जी युवा सांसद बने थे। अगर मोदी वो अलग हालात थे, तब तो आपकी पार्टी भी मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी ना चुनाव के बाद, वो अलग थे हालात, वो अलग हालात थे। इनेलो से आप लोग अलग आए थे। जैसे नहीं रहते ज्योति जी,
ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रही हूँ, आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। उस टाइम पे 9 महीने की पार्टी थी हमारी, जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, आज पार्टी की बात कीजिए और चुनाव आने दीजिए। हमने शुरुआत में एक बात कही, जहां देश की साइड देखा जाए और प्रैक्टिकली अगर इस पे बात की जाए और आने वाले टाइम में जो जो बातें निकल के आएंगी, इसमें कुछ प्लस भी आएगा, कुछ माइनस भी आएगा, उस पर विस्तार से चर्चा हो, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। ये डैनिवाल जी, ये शंका तो आप, चुनौतियां हैं। मैं तो जो पीछे बीत गया उसकी बात कर रही हूँ, आगे जो आएगा वो तो होगा ही सामने सबके। मैंने डैनिवाल जी ये बता दिया, वेब के अंदर हम युवा संसद बने थे। मैं एक बात बताना चाहूंगा, तब अलग हालात थे, तब आप लोगों की 2 सीटें भी आई थी, रोहतक भी कांग्रेस का था, आप समझ रहे हैं सब कुछ। ये तो ऐतिहासिक था इस बार तो, 10 की 10 सीटें बीजेपी के। डैनिवाल जी बोलिए। ज्योति जी, मैं एक चीज बताना चाह रहा था कि चलो जेजेपी के भाई ने कहा था तो उन्हीं से शुरुआत कर देता हूँ, पर वो बीच में फिर बोल पड़ेंगे, मैं इसलिए उनसे बाद में लेके आया था, लेकिन अब आगे ही तो बात कह देता हूँ कि मैंने अभी आपको क्या कहा था, जैसे आप बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है और आज भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहेगा तो उनकी मजबूरी है कि वो उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। लेकिन आज अगर ये बात आती है कि 2019 में इस पर चर्चा की गई थी, इसको लाने का प्रयास किया गया था, केवल इस पर चर्चा की गई थी, तो वहां पर भी लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी और लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी आया था कि खर्चा बढ़ेगा। जैसे हमारे साथी ने बताया था कि ईवीएम भी खरीदनी पड़ेगी, है ना, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। आप वही तो चीज ये बताना चाह रहे हैं कि हम कमी बताने के बजाय अगर चुनौतियां क्या क्या आएंगी उस पर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर आएगा। अब सबसे पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए, एक मसौदा तैयार किया जाए, उसको लेकर ही तो चर्चा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे तभी तो कुछ इसमें कमी और कुछ उसमें क्या फायदे रहेंगे, उसमें क्या अमेंड कर सकते हैं, वो सारी चीज चाहिए। उसके साथ साथ एक आर्टिकल में, संविधान के आर्टिकल 368(2) में, उसमें भी एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग वहां पर 2/3 वहां पर राज्यों का इसमें अनुमोदन भी चाहिए। तो वो जो चीजें नहीं होंगी जब तक तो कह सकते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। आज बेवजह की बातें करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं वो मतलब मोदी जी ने कुछ भी कहा, उन्होंने अपना कह दिया कि उन्होंने कहा ठीक है, जैसे हमारे साथी ने कहा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर सोच विचार कर बयानबाजी करने की, हम आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन अगर कहीं चुनौती आती है तो उन चुनौतियों को स्वीकार करने का काम करें। एक बात आई थी विकास कार्यों में बाधा थी, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि विकास कार्य में बाधा तब आती है जब अगले की नीयत हो विकास करने की। अब यहाँ पर तो विकास 9 साल से यहाँ पर इनकी सरकार है, विकास तो कभी इन्होंने नहीं किया। एक जनरल से मैं एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ पर मैं दक्षिण हरियाणा से आता हूँ, एक विकास के नाम की एक छोटी सी चीज कह के खत्म कर दूंगा कि 2015 में एक एम्स के नाम से प्रोजेक्ट लाने की बात हुई थी, 2023 जा रही है अभी, वहाँ पे एम्स नाम की कोई चीज नहीं है। तो विकास अगर वहाँ पर कौन सी अड़चने आई थी जो इनको ये आचार संहिता की बातें आई है और सरकार की नीयत अगर काम करने की नहीं होगी तो इस प्रकार की अड़चने तो आती रहेंगी। अगर ये 100 स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, क्या इन्होंने बना दी? नहीं बनी। वहाँ पर कौन सी अड़चने आ रही थी? अड़चने केवल इनकी सोच में है। ये जनता को बार बार इस चीज का इशारा कर रहे हैं कि जहाँ 370 राम मंदिर और भी बहुत सी चीजें हैं काम करने के लिए। देश में विकास के नाम पर बहुत सी चीज होती है, केवल ये चीजों तक विकास नहीं होता। आम व्यक्ति का कैसे विकास होगा? हमें अपनी इच्छा शक्ति दिखा रही है, ये अपनी इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं कि हमने इतने बोल्ड फैसले लिए हैं, जो हमने कहा था वो हमने किया है, हमने अपने ये मुद्दे खत्म किए हैं, हमने चुनाव में जो वादे किए हमने सत्ता में आके उन वादों को पूरा किया है, जो विश्वसनीयता तो बढ़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, जो कि छोटी सी चीज कहकर मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। आपको यहाँ पर एंकरिंग के लिए रखा है, अगर आप एक बेहतर डिबेट कराएंगे तो उस डिबेट को आप उसको क्रेडिट नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है। अगर यहाँ सरकार में मोदी जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बैठी है तो वो कोई काम कराती है तो उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो काम करा रहे हैं। लेकिन ये काम कराने से पहले क्रेडिट के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो नहीं समस्या है। ये काम हम कराते क्रेडिट के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। नहीं, सरकार अच्छा करे तो आप लोग भी कभी कभी तारीफ कर दिया करें, बुरा करे तो खामियां निकालिए, कुछ और बेटर हो सकता है तो सुझाव दीजिए। देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र में तो ये उम्मीद तो एक की जाती है। तंवर जी, हमारे सुझाव भी इनको आलोचना लगती है तो बताओ कैसे सुझाव नहीं मिले हमारे? देखिए तंवर जी, या क्या इस चीज पर तो चर्चा सभी राजनीतिक दलों से बैठकर करनी चाहिएगी। और लेकिन ये इनके दिमाग में चीज हो रहा है कि क्या छोटे दल, अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें तो ये क्या छोटे क्षेत्रीय दल है, क्या क्षेत्रीय दलों को इनमें शामिल नहीं करना चाहिए?
जब इन्होंने कमेटी बनाई है तो हर वर्ग से बात करनी चाहिए। अभी तो पहला कदम रखा ही है। अभी आप सोच रहे हैं कि इनेलो का आप क्या सोच रही हैं, इनेलो का प्रतिनिधि शामिल कर दिया जाए उसमें? नहीं, आपको तो इंडिया में शामिल नहीं किया। आपके नेता चलिए ठीक है, इंडिया जो बाहर रह गया। कोई फायदा नहीं है। एक सामान्य एक व्यक्ति भी अगर वो भी अपना विचार रख सकता है इसमें, ठीक है, अपने की क्या बात है इसमें? नहीं रहीमवाल जी, तो मैं ये कह रही हूँ सर, अभी तो एक कदम उठाया है, अभी कमेटी में आप क्या सोच रहे हैं? लेकिन एक व्यक्ति, आप दिल पर मत लीजिए बात को, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। मैं तो ये बात किसी भी पार्टी को मैं कह सकती हूँ कि आप इनेलो पे कहे जाने पर इतना दिल पर क्यों ले रहे हैं? मैं जेजेपी को भी कह सकती हूँ, दूसरे दलों को भी कह सकती हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हाँ, अगर देश का एक नागरिक अगर उसकी भी बात कहीं पर आती है तो उसका भी अधिकार है। तो अभी तो कमेटी ओके, अभी तो पहला कदम उठाया है ना, ये तो फिर तो नहीं, ये तो आलोचना कर नहीं ये नहीं कहा कि ये नेशनल वर्कर को शामिल किया जाए उसमें। आपने कहा है ये कि सभी को तो मैं क्या कह रही हूँ जनाब, अभी तो पहला कदम उठाया गया, अभी तो कमेटी का गठन किया गया है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। ये तो बहुत शुरुआत है। आप खुद ही ये कहते हैं बार बार की, आप खुद ही ये कहते हैं कि अभी तो कुछ हुआ नहीं, हम डिबेट कर रहे हैं। तो ठीक है ना, जो हुआ है उसी के आधार पर मैं कह रही हूँ, अभी तक जो हुआ उसी के ग्राउंड पर तो हम बात कर रहे हैं ना। चलिए चर्चा को आगे ले जाते हो। अभी तंवर जी बोले। देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की और मौर्य साहब की बात हुई, और निश्चित तौर पे जिन साथियों को या बत्रा साहब को संघीय ढांचे की परिभाषा का भी नहीं ज्ञान है, लेकिन मोदी जी ने जो कह दिया, चाहे गलत कह दिया ठीक कह दिया, वो सब ठीक है, तो ये संघीय ढांचे में ये नहीं चलेगा। और चीज़ों पे तो ये कहते हैं, राम मंदिर को बड़े अच्छे से उठाते हैं, 370 की बड़ी बात करते हैं, लेकिन जो पुलवामा में हुआ था, जिस प्रकार से उस वक्त के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान था, और उसमें आज तक तो मोदी जी कुछ बोले ही नहीं, और इसके अलावा मणिपुर में आज तक कुछ बोल रहे हो तो भाई अगर आप सरे ले रहे हैं किसी चीज का, आप सभी मुद्दों पर रोजाना बात ना करें, बोला करो ना, आज के मुद्दे पर बात करें। में दही जमी हुई है, तो अब बात ये है ना कि कोई सवाल उठाए तो आप उसको हशब थोड़ी कर दोगे। आप मौर्य साहब की बात का जवाब देना चाहिए था, आप गर्म हो गए बेवजह, क्यों होते होगे? पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत ही है कि गर्म हो जाओ। भैया गर्म होने से बात नहीं है, तर्क का बात तर्क के साथ उसका जवाब दो, ताकि प्रदेश की जनता देखे, देश की जनता देखे, आपका भी वक्तव्य आ जाए, दूसरे साथियों का भी वक्तव्य आ जाए। तो ये इस तरह की बात होनी चाहिए। नहीं, मैं जानना ये चाह रही हूँ, जैसे इनेलो का क्लियर है कि अब ठीक है बहुत सारी चुनौतियां हो सकती हैं रास्ते में, आपने भी कहा, लेकिन सभी चुनौतियों के पार पाते हुए अगर इसे लागू कर दिया जाए देश में, तो आम आदमी पार्टी फिर इसे कैसे देख रही है? देखिए ज्योति जी, जो होगा वो संविधान के दायरे में होगा, और संविधान के दायरे में जो भी कोई कानून आएंगे, जो भी व्यवस्था आएगी, उससे कोई भी राजनीतिक पार्टी इनकार नहीं कर सकती। संविधान की मूल आत्मा का निश्चित तौर पे पालन होना जरूरी है। जादून साहब, देखिए बहुत बड़ा फायदा तो ये दिखता है कि खर्च कम हो जाएंगे और जो विकास कार्य रुकते हैं उन्हें भी रफ्तार मिलेगी। खुद पीएम की ओर से भी कहा था कि वो इस दिशा में चाहते हैं कि देश सोचे या विचार करे, आने वाले दिनों में इसे लागू किया जाए। लेकिन चुनौतियां बहुत सारी हैं। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं अब जो कमेटी गठित की गई है वो बहुत जल्दी इस पर कोई विचार करे, कोई मसौदा, कोई ड्राफ्ट तैयार किया जाए और इसे बहुत जल्दी आने वाले दिनों में लागू भी किया जाए? देखिए अभी तो कमेटी विचार करेगी, और जो व्यवहारिक पहलू हैं, एक वन नेशन वन इलेक्शन के लेकर जो व्यवहारिकताएं या व्यवहारिक व्यवस्थाओं की जरूरत होगी, उसको कमेटी किस तरह से रेखांकित करती है, किस तरह से पेश करती है, उनका समाधान किस तरह से पेश करती है, वो ड्राफ्ट जब सामने आएगा तभी देखने को मिलेगा। लेकिन हम जितना जो है एंटीसिपेट कर सकते हैं उसमें यही है कि व्यवहारिक पेचीदगियां बहुत पैदा होंगी, क्योंकि पहले ही कई बार बैलेट पेपर इतना लंबा हो जाता था, विधानसभा का एक सीट का ये पेपर काफी लंबा हो जाता था। फिर ऐसी स्थिति में कई बार जो है ईवीएम में जो है वो लिस्ट लंबी हो जाती और कई तरह की समस्याएं दिखाई देती थी। तो ऐसी स्थिति में ये चुनाव किस तरह से एक साथ कराएंगे? क्या विधानसभा के लिए अलग सिस्टम होगा मतदान का, लोकसभा के लिए अलग होगा? अगर अलग होता है तो फिर बात वही है कि दोहराव से तो आप मुक्त हो नहीं सकते, दोहराव तब भी रहेगा। ऐसी स्थिति में फिर इसके बाद ये भी है कि अगर वो ड्राफ्ट आता है और लगता है कि कुछ व्यवहारिक है, तो मुझे लगता है कि उसको पॉलिटिकल सहमति के लिए सभी दलों के बीच में रखा जाना चाहिए। एक सर्वसम्मति उसमें जरूर तय करने की जरूरत है, नहीं तो क्या होगा, कुछ दल जो है उसमें चुनाव की प्रक्रिया से बाहर रह जाएंगे,
कुछ और तरह की स्थितियां पैदा होंगी, तो वो मुझे लगता है कि कुछ दलों का अगर वो चुनाव से वंचित रह जाते हैं, चुनाव प्रक्रिया में हिस्सेदारी नहीं करते, तो वो भी लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि सभी की भागीदारी हो, जो उसमें चुनाव लड़ना चाहता है वो लड़ सके। तो ये या वो ड्राफ्ट पर डिपेंड करता है कि वो इन सब व्यवहारिक परेशानियों को, पेचीदगियों को किस तरह से उनका समाधान सुझाते हैं, ये देखने की बात है। बत्रा जी, आखिरी कमेंट आपका, क्या कोई टारगेट या कोई विजन रखा है कि कब तक इस दिशा में काम पूरा कर लिया जाए? देखिए ज्योति, अभी और 2-3 दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी। और अभी तो पहला स्टेप चले हैं, अभी उसका सब कुछ आने दो, सारा कुछ ड्राफ्ट तैयार होने दो, पूरी कमेटी गठित होने दो, और कौन कौन उसमें मेंबर्स आते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं और क्या ड्राफ्ट बन के आता है, उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि अगर किसी चीज में कमियां हैं तो आप अपनी आप बात रखिए और उसके अगर सुझाव दीजिए, अच्छे सुझाव दीजिए। और अच्छे सुझावों को मैं ये मानता हूं कि बीजेपी सरकार हो या कोई सरकार हो, उनको मानना भी चाहिए। जनहित के अंदर अगर कोई सुझाव आ रहे हैं, उनको जरूर मानना चाहिए। और मैं अभी साथी प्रवक्ताओं की सबकी सुनी है मैंने बात, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता या इनोलो के, जेजेपी के दूसरे प्रवक्ता भी बोल रहे थे। एक प्रवक्ता साथी ने बोला कि एम्स का मुद्दा उठाया दक्षिण हरियाणा के अंदर, कि एम्स का इतने साल पहले कहा गया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। मैं भी दक्षिण हरियाणा से ही हूं और गुरुग्राम के अंदर रहता हूं। मैं, अगर आप लोग भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम से टच में भी रहते होंगे, मैं 30,000 करोड़ रुपए के काम अभी बैठे बैठे यहां गिना सकता हूं। ये वो काम है जो इस सरकार ने तुरंत प्रभाव से कराए हैं। चाहे गुरुग्राम से सोना जाने में 1.5 घंटा लगता था, आज 15 मिनट में हम लोग पहुंच जाते हैं। केएमपी है, ये द्वारका एक्सप्रेस वे, ऐसे बहुत सारे काम हैं। आलोचना का शब्द जरूर है कि आलोचना करनी चाहिए, लेकिन आलोचना भी ठीक चीज की करनी चाहिए और विकास की करनी चाहिए। विकास कहां नहीं हो रहा, जैसे अभी इन्होंने एम्स की बात रखी, बड़ा अच्छा सुझाव है, बड़ी अच्छी बात है। उन बातों को रखें कि जहां कमियां हैं वो बताएं भी सही, उन पे सरकार भी काम करेगी और पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करेंगे, तो मुझे लगता है प्रदेश और देश का भला हो। तंवर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी आखिरी कमेंट। एक तो बात ये थी कि गुड़गांव की बात करते हैं, यशपाल बत्रा जी तो भाई मेयर भी रह चुके हैं, डिप्टी मेयर। तो गुड़गांव में 10 साल से अस्पताल में ईंट नहीं लगी, ये कोई विषय नहीं है। इसके अलावा मैं तो ये कहना चाहता हूँ, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाना बहुत बड़ी चुनौती है और संघीय ढांचे की जो परंपरा चली आ रही है, मुझे लगता है कि उस पे प्रहार है। और 10 साल से जो कमियां रही मोदी सरकार की, उन कमियों को ढकने का प्रयास। जोगेंद्र मोर जी, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, कोई भी मूलभूत और बड़ा परिवर्तन अगर आप करने जा रहे हैं, उसके अंदर सभी राज्यों की रायशुमारी और सभी पॉलिटिकल पार्टीज की रायशुमारी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़े मुद्दे के लिए सभी सर्वदलीय बैठक बुलाकर और सर्वदलीय सहमति होनी चाहिए। इस देश के अंदर जब पहली भी सरकार बनी थी तो सभी विचारधारा के लोगों को सरकार में शामिल किया गया था। ये इस देश के स्वतंत्रता आंदोलनकारियों की आत्मा और उनके ऑब्जेक्ट उद्देश्य को दर्शाता है कि इस देश को जैसा स्ट्रक्चर वो दे के गए हैं, इस देश के स्ट्रक्चर को ऐसा ही कायम रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। विवेक जी, आखिरी कमेंट आपका। क्या आप कोई सुझाव भी देना चाहेंगे आपकी पार्टी की? ये खामियां, ये चुनौतियां जरूर होंगी, इनको दूर किए जाने की जरूरत है। ज्योति जी, मैंने एक बात कही थी, किसी प्रवक्ता ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। अच्छा। और ना ही आपने उस पर ध्यान दिया। पॉलिटिकली गुमराहबाजी की जाती है, उसको रोकने का काम किया जाए। इलेक्शन कमीशन ये भी करने का काम करे कि अगर कोई पार्टी घोषणा पत्र जारी कर रही है और उसमें कोई ऐसी चीज है कि हम ऐसे कर देंगे या वैसे कर देंगे, तो उनसे उसका रोड मैप भी पूछना चाहिए कि ये तो विवेक जी, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपकी बात को किसी ने नहीं सुना हमने ये, लेकिन ये तो एक देश एक चुनाव नहीं होगा तब भी हो सकता है। ये तो स्पेसिफिक आप एक देश एक चुनाव को लेकर तो कोई सुझाव नहीं दे रहे ना। अमेंडमेंट, ये तो अगर अलग अलग चुनाव हो तो भी हो सकता है कि घोषणा पत्र पर अमेंडमेंट जब हो रही है, जब अमेंडमेंट हो रही है तभी काम होगा, सारी चीजें एक साथ ही होंगी। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा हम कर रहे हैं चूंकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी का गठन किया गया है। क्या वाकई देश को जरूरत है, इसके फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं और क्या क्या चुनौतियां इन राहों में होंगी, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।